हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में। मैं उस रूल को फिर रिवाइज कर रहा हूं यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल रूल था बेटा। रूल क्या था कि सर जिस ईयर में इनकम को आप अर्न करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। और उस कमाई गई इनकम पर जब आप टैक्स पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो एक साल में कमाओ, अगले साल उस पर टैक्स पे करो। ये था हमारा जनरल रूल। आइए देखते हैं इसके आगे क्या इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखिए बेटा, नॉर्मली क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में इनकम को कमाते हैं और असेसमेंट ईयर उस पर टैक्स पे करते हैं। पर इस रूल के 5 एक्सेप्शंस हैं। पहला क्या है कि सर यदि कोई नॉन रेजिडेंट जो शिपिंग बिजनेस में है, ऐसा कोई नॉन रेजिडेंट जो शिपिंग बिजनेस में है और वो इंडिया में फ्रेट की इनकम अर्न कर रहा है, तो इंडिया वेट नहीं कर सकता कि वो अगले साल आए और टैक्स पे करे। तो इंडिया क्या कह रहा है कि अगर आप एक नॉन रेजिडेंट है और शिपिंग बिजनेस में, तो इंडिया में जो भी आपने फ्रेट की इनकम अर्न की है उसी पर उसी समय क्या पे कर दीजिए, आप टैक्स पे कर दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया कि सर उस नॉन रेजिडेंट का प्रीवियस ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर। कि प्रीवियस ईयर में ही क्या पे करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पहला कौन था, शिपिंग बिजनेस का नॉन रेजिडेंट। दूसरा इसमें केस है कि जहां पर एक ऐसा पर्सन जो इंडिया को छोड़कर जा रहा है, एक ऐसा पर्सन जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है, वो इंडिया में कभी भी नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट को लग रहा है, असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि अगर वो इंडिया में वापस नहीं आएगा तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसका उसी साल क्या लेगा, टैक्स ले लेगा। थर्ड केस है कि अगर कोई एओपी, बीओआई या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ये पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं। सेक्शन 231 में इनके सबके नाम लिखे गए हैं कि सर पर्सन कौन कौन होते हैं। वहां पर एओपी, बीओआई ऐसे लोग जो मिलकर काम कर रहे हैं और वो पार्टनरशिप नहीं कर रहे। बीओआई का मतलब जिसमें सभी इंडिविजुअल्स हों, एओपी का मतलब हो गया कि जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं और कुछ अदर देन इंडिविजुअल्स हैं, वो एओपी बन जाता है। इन दोनों नाम को हम एक साथ लेते हैं। या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर ये लोगों ने कोई काम स्टार्ट किया है और वो काम कंप्लीट हो चुका है, वो वर्क कंप्लीट हो गया, वो इवेंट कंप्लीट हो गया, तो इवेंट कंप्लीट होने के बाद में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब इस केस में भी क्या होगा कि आपका असेसमेंट ईयर किसके बराबर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर के बराबर हो जाएगा, या प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बराबर हो जाएगा, या मैं कहूं उसी समय आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें फोर्थ पॉइंट है बेटा कि अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है और वो टैक्स अवॉइड करना चाह रहा है, वो टैक्स अवॉइड करके प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, उसे उसी साल टैक्स पे करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में अगर आपने अपने बिजनेस से डिसकंटिन्यू कर दिया है तो उसी साल आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। नॉर्मली जनरल रूल क्या होता है हमारा, जनरल रूल ये है कि सर एक साल इनकम को कमाओ, अगले साल उस पर टैक्स पे करो। पर इस रूल के 4-5 एक्सेप्शन हैं। पहला कौन सा है कि जो शिपिंग बिजनेस में नॉन रेजिडेंट है। दूसरा कौन सा बेटा, जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है। तीसरा कौन सा, एओपी, बीओआई का इवेंट कंप्लीट हो गया। और फोर्थ कौन सा हो गया इसके अंदर कि सर ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है टैक्स अवॉइड करने के लिए। और सबसे लास्ट में अगर ऐसा पर्सन जिसने अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो इन 5 केस के अंदर आपको प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ जाएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे मॉड्यूल में इसको कैसे लिखा हुआ है। सर्टेन केस व्हेन ए इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। कि कुछ ऐसे केस हैं जो पेज नंबर 34 पे लिखे गए हैं। आइए आप पेज नंबर 34 पर, कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, प्रीवियस ईयर इक्वल टू क्या हो रहा है आपका, असेसमेंट ईयर हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन सी वो इनकम है। जनरल रूल क्या था हमारा, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज एसेट्स इन द असेसमेंट ईयर द फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। तो जिस ईयर में इनकम को कमाया है उसके अगले साल में क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, सबसे पहला, केसेस वेयर द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज एसेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। जहां पर इनकम कमाया है उसी साल क्या करना, टैक्स देना पड़ेगा। ये वो 5 केस है। सबसे पहला कौन सा है बेटा, सेक्शन 172 में लिखा गया आपका, कौन सा है ये, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जो किसमें, शिपिंग बिजनेस में है और इंडिया में वो इंडिया से फ्रेट ले रहा है इनकम की, तो उस पर क्या होगा, टैक्स उसको देना पड़ेगा उसी साल। वैसे बता दूं बेटा आपको ये कि जो भी ये इनकम, जो फ्रेट की इनकम आती है इसकी, जो भी इसकी फ्रेट की इनकम आती है, इस पर 7.5% के हिसाब से इनकम मान लिया जाएगा और इस पे इसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। सर कैसे, जैसे जितना भी फ्रेट इनको मिलेगा वो सारी इनकम नहीं है, इसका 7.5% इनकम माना जाएगा और इस पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा ऐसा व्यक्ति जो इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, हमारे असेसिंग ऑफिसर को ये लग रहा है कि वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसे उसी साल टैक्स पे करना पड़ेगा। एओपी या बीओआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो पर्टिकुलर इवेंट के पूरा होने के बाद में आगे अपने एओपी बीओआई को नहीं बढ़ा रहे हैं,
तो उन्हें उसी टैक्स समय टैक्स पे करना पड़ेगा। और पर्सन लाइकली टू बी ट्रांसफर ए प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, एक पर्सन जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है और अवॉइड कर रहा है वो टैक्स को, तो उस केस में उसी समय क्या ले लिया जाएगा, उससे टैक्स ले लिया जाएगा। और लास्ट में ऐसा ही पर्सन जो बिजनेस को क्या कर दिया, उसने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो इन पांचों केसेस के अंदर, ये जो 5 केसेस हैं 1, 2, 3 और 4 और 5, इन पांचों केस में क्या होगा कि आपका जो प्रीवियस ईयर है वो क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर। सबसे पहले इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, क्योंकि एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। जनरल रूल तो ये होता है हमारा, पर इसकी कोई एक्सेप्शन है क्या? हाँ सर, इसके एक्सेप्शन है नीचे ये 5 वाले केसेस। ठीक है, इसको इंस्टीट्यूट ने थोड़ा ब्रीफ में लिखा भी है, आइए हम देखते हैं थोड़ा ब्रीफ के अंदर। सबसे पहला है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। जैसे मैंने बताया बेटा कि एक ऐसा नॉन रेजिडेंट तो शिपिंग बिजनेस में, एग्जांपल देता हूं बेटा मैं, ये देखो ये हमारा इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है और एक पर्सन जो शिप के थ्रू इंडिया में आ रहा है, तो इंडिया वाला इसको क्या पे करेगा बेटा, फ्रेट पे करेगा और ये इसके बाद में इंडिया छोड़ के आगे चला जाएगा ये शिप। तो जब भी ये इनकम अर्न कर रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा उसी इनकम पर उसी समय, ये टैक्स पे कर देगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसकी इनकम होती है ना, वो कितनी आएगी, ये इनकम बेटा जो इसको फ्रेट मिला है, जितना फ्रेट मिला है उसका 7.5%, अगर हम इस फ्रेट को मल्टीप्लाई कर दें 7.5% से, तो ये हो जाएगी उसकी इनकम। और इस इनकम पे उसे क्या देना है, टैक्स पे करना है। ठीक है, आइए देखते हैं, ऐसे लिखा हुआ हमारी मॉड्यूल के अंदर भी, वेर इज शिप बिलोंगिंग टू और चार्टर्ड बाय ए नॉन रेजिडेंट, जो किससे बिलोंग हो रहे हैं, एक नॉन रेजिडेंट से। मतलब शिप किसका है, नॉन रेजिडेंट का है। कैरीज पैसेंजर्स लाइफ स्टॉक मेल गुड शिप्ड एट पोर्ट इन इंडिया, द शिप इज अलाउड टू लीव, कब उसे जाने दिया जाएगा बेटा, द पोर्ट ओनली व्हेन द टैक्स हैज बीन पेड और सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट हैज बीन मेड ऑफ पेमेंट देयर ऑफ, कि जब तक वो सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट या टैक्स पे ना कर दे तब तक उसे जाने नहीं दिया जाएगा। और ये कितना टैक्स होगा बेटा, 7.5%। ये सेक्शन 172 में लिखा गया है, ये आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे, पर फिलहाल इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं बेटा, हमारे मॉड्यूल में लिखी हुई हर एक चीज एमसीक्यू में पूछा जा सकते हैं, इसलिए कि जो भी उनकी फ्रेट होगी उस फ्रेट का 7.5% क्या होगी, उसका इनकम होगा और इस पर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। पेबल टू द ऑनर और द चार्टर और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ द सच कैरीज इज डीम्ड टू बी हिज इनकम विच इज चार्जेबल टू इन द सेम ईयर इन विच दे आर अर्नड। तो जिस साल उसने इनकम को अर्न किया है उसी साल क्या करना पड़ेगा, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। पहला कौन था हमारा, शिपिंग पर्सन, शिपिंग बिजनेस में एक नॉन रेजिडेंट। दूसरा सेक्शन 174 है हमारा, पर्सन लिविंग इंडिया, एक ऐसा पर्सन जो इंडिया को लिव करके जा रहा है, छोड़ के जा रहा है। वेयर इट अपेयर टू असेसिंग ऑफिसर, देखिए असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है, सबसे पहले ये असेसिंग ऑफिसर होता क्यों है, तो एक काम करते हैं, मैं आपको उसकी हायरार्की बताता हूं बेटा, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। इधर देखो मैं लिखता हूं, सबसे वैसे तो सबसे नीचे आईटीओ होता है, आईटीओ के नीचे भी क्लरिकल स्टाफ होता है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। आईटीओ, आईटीओ के ऊपर होता है बेटा एसीडीसी, एसीडीसी असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर। इस एसीडीसी के ऊपर होता है बेटा आपका कमिश्नर, कमिश्नर के ऊपर होगा, वैसे भी इसमें और भी पोस्ट होती है बेटा आपकी पीसीआईटी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके ऊपर की जो पोस्ट है वो होती है पीसीसीआईटी, प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और इसके ऊपर आएगा आपका सीबीडीटी। अब देखो असेसिंग ऑफिसर कौन होता है हमारा, ये जो नीचे के जो 3 लोग हैं, वैसे तो इसके नीचे भी और होते हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं असेसिंग ऑफिसर, जो हमारी इनकम को एसेस करते हैं या जो पब्लिक से डील करते हैं, ये लोग असेसिंग ऑफिसर नहीं है। ये जो ऊपर वाली चीज है बेटा, वैसे तो सीआईटी के भी 2 पार्ट होते हैं, आप फाइनल में जाके देखेंगे तो एक पार्ट तो आपका सीआईटी है और इसके बिल्कुल साथ में एक पार्ट होता है बेटा सीआईटी अपील। ये एओ नहीं होता, एओ कौन होता है, सीआईटी होता है। तो ये जो एओ का जो डेफिनेशन बता रहा हूं बेटा, जो बार बार हम यूज करेंगे असेसिंग ऑफिसर,
तो असेसिंग ऑफिसर कौन हो गया? असेसिंग ऑफिसर का मतलब हो गया ये लोग, सीआईटी, एसीडीसी और आईटीओ, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, तो जब भी बार बार इसका जिक्र आए तो आप रखना कि सर इनकी बात कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स इनकी बात कर रहा है फिलहाल। तो अब क्या लग रहा है एओ को? where it appeared to assessing officer that any individual may leave India during the current assessment year or shortly after its expiry। बता रखा है कि सर कोई इंडिया को छोड़ के जा रहा है कोई पर्सन, तो एओ को ये लग रहा है कि वो अब इंडिया में वापस नहीं आने वाला, तो एओ क्या कर सकता है? उस पर सेक्शन 174 पर उसकी इनकम जो जब वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है उस समय तक जितनी उसने इनकम कमाई है उस पर टैक्स ले सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, वो पढ़ लेना आप, इतना सिंपल एग्जाम्पल है। अगला है एओपी बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड एज द पर्टिकुलर इवेंट और पर्पज। तो किसी पर्टिकुलर इवेंट और पर्पज के लिए कोई एओपी बीओआई आपने बना रखा है और वो इवेंट आपका कंप्लीट हो जाता है और एओपी बीओआई डिजोल्व हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। एओपी बीओआई लाइकली टू बी डिजोल्व इन द सेम ईयर और द नेक्स्ट ईयर, तो जिस समय ये डिजोल्व हुई है उसी समय टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पर्सन लाइकली टू बी ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, ऐसा पर्सन जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है टैक्स अवॉइड करने के लिए, उसको भी क्या करना पड़ेगा? उसी तरह टैक्स पे करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है डिसकंटिन्यू बिजनेस। अगर आपने अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया है, जिस साल आपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू किया है और उसे आगे नहीं करने वाले आप, तो अब डिसकंटिन्यू बिजनेस हो ही गया तो आप टैक्स पे कर दीजिए और उसके बाद में रिलैक्स हो जाइए बेटा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके 5 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। आइए हम मेन टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, हमारा चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। देखिए, जो हमारा इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का जो चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन 4 है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब हो गया कि सर इनकम टैक्स अप्लाई कब होगा, किसी भी पर्सन को जब इनकम टैक्स में टैक्स पे करना पड़ता है तो कब अप्लाई होगा, तो ये लिखा गया है सेक्शन 4 के अंदर। और सेक्शन 4 हमारा पूरे इनकम टैक्स की बैकबोन है। अगर सेक्शन 4 में लिखी गई बातें पूरी नहीं हो सकती तो इनकम टैक्स आप पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 4 के अंदर क्या क्या बातें लिखी हैं। देखिए, सेक्शन 4 के 4 टुकड़े हैं बेटा। सबसे पहला टुकड़े में बता रखा है इन्होंने, टैक्स इज चार्ज द रेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ईयर बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। याद रखना बेटा, दो चीजें हैं, एक होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक है एनुअल फाइनेंस एक्ट जो हर साल आ रहा है। अभी आप टीवी पे देखते हैं बजट वगैरह के बारे में, अभी आपने कुछ ही दिनों पहले बजट देखा होगा, निर्मला सीतारमन जी ने एक बजट पेश किया बेटा, फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019 वाला। तो ये जो हर साल जो बजट आता है बेटा, उसे हम क्या बोल रहे हैं? एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो जो टैक्स चार्ज होगा वो कौन सी रेट पे होगा बेटा? जो भी आपने कहा लिखी है फाइनेंस एक्ट में लिखी गई है, एनुअल फाइनेंस एक्ट में जो रेट लिखी है उस पर टैक्स चार्ज होता है। तो इनकम टैक्स की जो रेट है वो सब कहां लिखी गई है? फाइनेंस एक्ट के अंदर लिखी गई है। चार्ज किस पे होगा बेटा? सभी पर्सन पे होगा जो सेक्शन 2 सेक्शन 31 में लिखी गई है। इसमें 7 लोग हैं बेटा, इसमें 7 पर्सन है। इसमें सबसे पहला होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है आपका एचयूएफ जो आपने अपने फाउंडेशन में पढ़ा था, थर्ड होता है बेटा आपका कंपनी, ये फाउंडेशन पढ़ा था आपने, फोर्थ होता है आपका एओपी बीओआई, फिफ्थ के अंदर आएगा बेटा आपका लोकल अथॉरिटी, उसके बाद में आएगा आपका छठे नंबर पे आएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एजेपी, और सबसे लास्ट में रह गया आपका फॉर्म। तो ये 7 लोग हैं जिनको हम पर्सन कहते हैं बेटा, किसके अंदर? सेक्शन 231 के अंदर। इनको टैक्स पे करना होता है। आगे बढ़ते हैं। द टैक्स चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जिस ईयर में आपने इनकम को कमाया उसी समय आपको टैक्स देना पड़ेगा। पर हमने याद करो, हमने इसके एक्सेप्शन भी पढ़े थे। क्या एक्सेप्शन थे बेटा? कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस में है, कोई इंडिया छोड़ के जा रहा है, कोई ओपी डिजोल हो गई आपकी, या कोई फर्म आपने क्लोज कर दी है, बिजनेस क्लोज कर दिया है, या फिर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया टैक्स अवॉइड करने के लिए, उस केस में प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। तो ये लिखा है इसने, टैक्स चार्जेबल टू द टैक्स total income earned during the previous year and not assessment year. There are the certain exception provided by the section 172, 174, 174A, 175 और 176। सेक्शन नंबर आपको याद नहीं रखना, पर यही वही बातें बेटा जो अभी हम पढ़ के आए थे। और लास्ट में क्या लिखा बेटा इन्होंने? पॉइंट नंबर 4 में लिखा है टैक्स लेविड क्या होगा बेटा? अकॉर्डेंस विद एंड सब्जेक्ट टू द वेरियस प्रोविजन कंटेन इन दिस एक्ट। तो जो भी आपके प्रोविजन इस एक्ट में लिखे
उसके हिसाब से क्या होगा, टैक्स इस पे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, द सेक्शन, दिस सेक्शन मतलब कौन सा हो गया बेटा, दिस सेक्शन, ये सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं। सेक्शन इज द बैकबोन, किसका बैकबोन है, ये पूरे इनकम टैक्स एक्ट का। तो ये एमसीक्यू में लिख देना बेटा, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि सर कौन सा सेक्शन है जो इनकम टैक्स की बैकबोन है, तो ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है। बढ़ो आगे, रेट ऑफ टैक्स। अब देखिए हम सेक्शन 4 को अब एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने अभी बताया आपको जो रेट ऑफ टैक्स है वो कहां लिखा जाता है, सारा एनुअल फाइनेंस एक्ट में लिखा जाता है। तो जो एनुअल फाइनेंस एक्ट में जो रेट ऑफ टैक्स लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है, देखो मैं इसको एक डायग्राम में लिखता हूं। इसके नीचे स्पेस है बेटा आपके पास, डायग्राम बनाइए छोटा सा। ये आपका एनुअल फाइनेंस एक्ट जो है, उसमें शेड्यूल है बेटा, फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, और इस फर्स्ट शेड्यूल के 3 पार्ट है। एक है पार्ट 1, सॉरी पार्ट फर्स्ट, एक है पार्ट सेकंड, एक आपका पार्ट थर्ड। जो फर्स्ट पार्ट है बेटा उसमें टैक्स के रेट लिखे गए हैं। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में आपको टीडीएस के रेट दिए गए, टीडीएस रेट। जो थर्ड पार्ट है बेटा, इस थर्ड पार्ट को मैं कलर चेंज करता हूं। थर्ड पार्ट के 2 पार्ट है। एक तो लिखा गया टीडीएस ऑन सैलरी, मतलब सैलरी को छोड़ते हुए सारे टीडीएस के रेट कहां पर है, पार्ट सेकंड के अंदर है। और सैलरी का किस में लिखा गया, पार्ट थर्ड में लिखा गया। और एक है एडवांस टैक्स। ये सर टीडीएस क्या होता है, ये एडवांस टैक्स क्या होता है, ये हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे बेटा। ये पूरे चैप्टर्स आएंगे हमारे मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर। टीडीएस पढ़ाऊंगा आपको मैं, एडवांस टैक्स पूरा बताऊंगा बेटा। सेक्शन 234 एबीसी वगैरह सब कैलकुलेट करना सीखेंगे हम। पर फिलहाल ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि हम बेसिक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम सबसे पहले एमसीक्यू के लिए हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसका वेटेज 2 से 4 नंबर का ही है और यहां से ऑब्जेक्टिव बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो हम चैप्टर नंबर 4 के, सॉरी चैप्टर नंबर 1 के हम ऑब्जेक्टिव्स निकाल रहे हैं। और इसमें क्या लिखा है सबसे पहले कि रेट ऑफ टैक्स कहां लिखा गया, हमारा फाइनेंस एक्ट में लिखा गया है। और फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में टैक्स की रेट लिखी गई है, दूसरे पार्ट में टीडीएस की रेट लिखे गए हैं, तीसरे पार्ट के 2 पार्ट है बेटा, एक में टीडीएस ऑन सैलरी है और एक है एडवांस टैक्स। इतना आपको याद रखना है। ये सर होता क्या है टीडीएस, ये एडवांस टैक्स क्या होता है, इसके लिए आप वेट कीजिए बेटा, आगे के चैप्टर्स में डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया बेटा, इस डायग्राम को ऊपर जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं, ये डायग्राम इसी पैराग्राफ का है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस इस डायग्राम को देख लेना है। अगर आपने इस डायग्राम को देख लिया है तो पूरा पैराग्राफ यहां कवर हो जाएगा। फिर भी एक बार मैं रीड करवा देता हूं, आप इस वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को पहले नोट कर लीजिए और मैं इसको यहां डिलीट कर रहा हूं। देखते हैं, देखिए जो आपने डायग्राम बना रखा है उसमें देखिए सेक्शन 2 फाइनेंस नंबर 2। नंबर 2 का मतलब क्या है बेटा कि इस बार जो फाइनेंस एक्ट आए थे वो 2 आए थे। तो पहला पीयूष गोयल जी ने निकाला था और दूसरा फाइनेंस एक्ट कौन सा, हमारा निर्मला सीतारमन ने। तो ये निर्मला सीतारमन जी का ही फाइनेंस एक्ट 2019 वाला, जिसका पार्ट 1 है फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट। जो किसकी बात कर रहा है बेटा, पार्ट 1 स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स इज द रेट इन विच द इनकम टैक्स इज टू बी लेविड इन इनकम चार्जेबल टू असेसमेंट ईयर। तो हमारा जो पार्ट 1 है बेटा, इस पार्ट 1 में किसकी बात कर रहा है, रेट की बात कर रहा है। तो पार्ट 2 है जो हमारा, उसमें किसकी बात कर रहा है, ये डिडक्टेड एट सोर्स, किसकी बात कर रहा है, टीडीएस की बात कर रहा है। और पार्ट 3 जो है इसमें बात कर रहा है बेटा रेट चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स, द रेट फॉर द डिडक्टिंग द इनकम टैक्स ऑफ चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, मतलब कौन सा है, टीडीएस ऑन सैलरी। और रेट कंप्यूटिंग द एडवांस टैक्स ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019। तो एडवांस टैक्स की और दूसरा कौन सा है, सैलरी की जो भी टीडीएस होगा वो आएगा पार्ट 3 में। तो ये पार्ट जो 3 है बेटा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहां पर टीडीएस अगर हम देखें तो पार्ट 2 में लिखा गया पूरा, पर जो सैलरी का तो टीडीएस वो किस में लिख दिया, पार्ट 3 के अंदर लिख दिया। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा।
एमसीक्यू लेवल पर, बस ये एमसीक्यू लेवल पे आ सकता है, ज्यादा इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। इंस्टीट्यूट ने इस बार एमसीक्यू डाल रखे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार थोड़ा सा मैं एनालिसिस करता हूं। देखिए, जैसे सेक्शन, एक सेक्शन दिखाता हूं बेटा मैं आपको। आप निकालिए पेज नंबर 'देखिए, ये हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 है। ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 जो आपका है, इसमें 7 लोग है बेटा। पर्सन, ये पर्सन को डिफाइन कर रहे हैं। पर्सन का मतलब कि किसे किसे इनकम टैक्स में टैक्स पे करना है। तो पहला कौन सा, इंडिविजुअल है, दूसरा एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट हो गया, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये 7 लोग हमारे इनकम टैक्स में जिसको टैक्स पे करना पड़ता है, और इसी में सब डिवाइडेड है बेटा। ये एचएफ, कंपनी, फर्म, एओपीबीवाई, ये सब आपने अपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। तो ये वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन वहां ले लिया होगा आपने, और इतना यहां पर है क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, ज्यादा बैटेज है नहीं बेटा इसका, 3 से 4 नंबर का बैटेज है, और ज्यादातर क्या आएगा इसमें, एमसीक्यू आएंगे। तो ये जो 7 लोग हैं बेटा, इनका अब हम टैक्स निकालना सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं इसका कैसे टैक्स निकलेगा। तो आप निकालिए पेज नंबर, वापिस हमारा पेज नंबर था आई थिंक 35 था, नहीं, पेज नंबर हमारा 37। ठीक है, तो टैक्स कैसे निकलता है इन 7 लोगों का, इनकम टैक्स कैलकुलेशन ऑफ, अब देखो 7 लोगों का, पर्सन अंडर सेक्शन 231। तो मैं आपको इन 7 लोगों का टैक्स निकालना मैं सिखा रहा हूं यहां पर। ठीक है, सबसे पहले हम 4 लोगों की बात करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम 4 लोग। पहला कौन सा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और बीओआई दोनों साथ ही चलते हैं बेटा ये, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये जो 4 लोग हैं, अगर इन्होंने कोई इनकम अर्न की है, अब देखो इनकम मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वाले में कि 5 हेड से हमारी इनकम बनती है, और ये इनकम कैसे निकलती है बेटा, आगे के डिस्कशन हमें यही करना है हमारे आने वाले 2 महीने की क्लासेस के अंदर। जो भी मैं 2 एंड हाफ एंड के जो लेक्चर्स मैं आपको लेने वाला हूं, उसके अंदर मैं आपको इनकम कैसे निकलता है वही सिखाऊंगा बेटा। तो एक बार आप ये समझ लीजिए, आपने इनकम को अर्न कर लिया, अब इस पे टैक्स कैसे निकल रहा है वो हम पढ़ रहे हैं। हमारा ये जो पोर्शन है वो टैक्स निकालने का पोर्शन है। तो इन लोगों ने जो भी इनकम अर्न की है, तो इनकी इनकम यदि 250 तक है, तो इनका जो टैक्स होगा वो टैक्स होगा 0। मतलब आप ये कह सकते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबी या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, इन्होंने कोई इनकम को अर्न किया है, तो इनकी 2,50,000 तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर इन्होंने नेक्स्ट 2,50,000 अर्न किया है, तो इस पे जो टैक्स आएगा बेटा वो आएगा 5%। टैक्स आएगा आपका 5%। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग, मान लो मेरे इनकम है 4 लाख रुपए की, और मैं हूं मिस्टर ए। मिस्टर ए मतलब क्या हो गया, मैं हूं इंडिविजुअल। इस केस में मेरा टैक्स कैसे बनेगा,
कि सर इस 4 लाख में 250 तक तो टैक्स है नहीं, हमारा जीरो है। अब कितना रह गया, 1,50,000 रह गया हमारा। इस पर 5% के हिसाब से टैक्स कितना आ गया हमारा, 7,500, 7,500। ठीक है बच्चा। अब इसके बाद में यदि आप कमाते हैं 5 लाख, किसके बाद में, इस 5 के बाद और 5 कमाते हैं, तो आपका जो टैक्स रेट है वो हो जाएगा 20%। समझिए, अगर मेरी इनकम है 8 लाख, तो अब टैक्स कैसे बनेगा, तो पहले 250 पे टैक्स जीरो रहेगा बेटा मेरा, क्योंकि वो तो स्लैब है मेरी, जीरो। अब इसके बाद की जो 2,50,000 है, उस पर टैक्स कितना आएगा, उस पर आएगा 5%, जो कितना होगा 12,500। और इसके बाद मुझे बताओ बेटा, आप कितना रह गया, 250 प्लस 250 कितना हो गया, 250 प्लस 250 हो गया आपका 5 लाख। अब ऊपर कितना रह गया आपका, 5 लाख के बाद कितना हो गया आपका 3 लाख। 3 लाख पर कितना आएगा, ये 20% के हिसाब से 60,000। तो ये टोटल कितना हो गया बेटा आपका 72,500। तो ये 72,500 जो है, ये हो गया आपका टैक्स। अब देखिए, अगर आपकी इनकम कहां तक आ रही है, इनकम आ रही है 8 लाख तक, तो टैक्स कितना आ रहा है आपका 72,500। समझ में आ रहा आपको ये। अब इसके बाद की कोई इनकम है, इसके बाद आप जो भी कमाते हैं उस पर टैक्स कितना आएगा आपका 30%। ये हमारी स्लैब, किसकी स्लैब है ये, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपीबीवाई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये जो आपके 4 लोग हैं, अगर इन्होंने इनकम कमाया है इस तरह से, तो ये टैक्स रेट इनकी इस तरह से आएगी। ये इनकी टैक्स की स्लैब है, ये बड़ा स्लैब है इनकी। ठीक है, मैंने आपको विद एग्जांपल समझाया। आइए देखते हैं हमारे मॉड्यूल में कैसे लिखा हुआ है इसको। निकालिए बेटा पेज नंबर 1.37 पर, द स्लैब रेट एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021 आर एज फॉलोज। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये 4 लोग, इन 4 लोगों की अगर इनकम कितनी है बेटा, देख सकते हैं आप, 2,50,000 तक का तो क्या होगा, नील होगा। 2,50,000 से 5 लाख के बीच में तो कितना होगा 5%, एक्सेस ऑफ 250। और 5 लाख से 10 लाख के बीच में तो कितना होगा 20%। ये प्लस 12,500 कौन सा लेगा, ये प्लस 12,500 बेटा इस 2.5 लाख की इनकम का टैक्स है। और इसके बाद में जो भी होगा उस पर कितना लगेगा आपका 30%। तो ये 1,12,500 कौन सा है, 10 लाख तक की इनकम पे टैक्स है। अगर मैं इसको और सिंपल करूं तो अभी समझिए ये किस तरह से बन रहा है बेटा। अगर मैं इसको और सिंपल करूं तो समझिए बन कैसे रहे। देखिए यहां पर स्पेस अपने पास, देखिए सर ये है मेरी इनकम का स्केल। तो इनकम के स्केल के अंदर पहले जो 2.5 लाख तक की इनकम है, 2,50,000 की इनकम जो है, इस पर आएगा जीरो टैक्स। इस स्केल के बाद की जो इनकम है बेटा कितनी, 2,50,000, इस पे टैक्स कितना आएगा 5%। अब मुझे बता सकते हो आप कि मैं स्केल में कहां तक पहुंच गया। अगर स्केल यहां से 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं स्केल में कहां तक पहुंच चुका हूं, 5 लाख तक पहुंच चुका हूं। तो मेरा स्केल कहां तक पहुंच गया, ये 5 लाख। अब इसके बाद की जो इनकम होगी कितनी, 5 लाख तक, इस पे कितना आएगा 20% टैक्स आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं कहां तक पहुंच गया बच्चा, स्केल के अंदर मैं देखूं तो मैं पहुंच गया यहां से यहां तक। स्केल अगर जाएगा तो इनकम कितने आ गई, 10 लाख। तो कह सकते हैं सर 10 लाख तक की इनकम पे टैक्स कितना होगा, इस इनकम पे तो जीरो है, इस पे कितना हो गया 12,500, इस पे कितना होगा 20%, 1 लाख हो गया। तो यहां पर कितना आ गया बेटा, मैं 1,12,500। अब इसके बाद जो भी इनकम आपकी, इस स्केल के बाद में यहां पर जो भी इनकम आपकी आएगी उस पर कितना टैक्स रेट है आपका, उस पर 30% फ्लैट टैक्स रेट। ठीक है, तो ये 4 लोगों की इनकम का टैक्स रेट है। कैसे कैसे आया, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसका होगा ये टैक्स रेट। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट ने भी एक क्वेश्चन दे रखा है आपको इस मॉड्यूल के अंदर, इलस्ट्रेशन नंबर 1। आइए देखते हैं क्या है। मिस्टर एक्स की टोटल इनकम कितनी है, 12 लाख है। और कंपेरिजन ऑफ द सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये क्यों लिखा हम आगे चर्चा करेंगे कि सैलरी क्यों लिखा, एफडी क्यों लिखा, क्योंकि इसमें स्पेशल इनकम नहीं है बेटा। स्पेशल इनकम पे स्पेशल टैक्स रेट रखते हैं। तो कंप्यूट द हिज टैक्स लायबिलिटी, आइए देखते हैं इसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी। तो अगर हम देखें तो इनकम कितनी है इसकी, 12 लाख। तो हम हमारे स्केल के हिसाब से काम करते हैं।
तो 12 लाख में पहले 250 पे कोई टैक्स आएगा नहीं, टैक्स कितना आपका 0 है। नेक्स्ट लाख 2,50,000 250 पे कितना टैक्स है बेटा आपका 5% है, तो कितना हो गया 12,500। इसके बाद के जो 5 लाख है उस पे कितना आएगा आपका 20%, तो कितना हो जाएगा 1 लाख है। और इसके बाद जो बच गया, बताओ कितना बच गया 2 लाख बच गया, इस पे टैक्स रेट कितना रहेगा आपका 30%, जो कितना हो जाएगा बच्चा 60,000। अब बताओ कितना हो गया ये, तो हम टोटल लगाए इनका तो ये हो गया 2,72,500 2,72,500। तो ये आपका आंसर आ गया, सॉरी 2 लाख नहीं 1 लाख 1,72,500। तो ये देख लेते हैं 1,72,500। तो ये थी स्लैब रेट हमारी। अब आइए इसके एक नोट पढ़ते हैं, इसके नीचे जो नोट है, ठीक है। तो स्लैब रेट को अगर हम देखें तो मैंने आपको इस तरह बताया बेटा सिंपल तरीके से, और इंस्टीट्यूट ने जो बना रखा है हमारी टेबल, ये अच्छी है टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे समझ में आ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो मैंने इसको सिंपल वे में आपको समझा दिया, ठीक है, विद एग्जाम्पल हमने समझा। तो इसके आगे की कहानी हम लास्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।